बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी हम लोग बीपीएससी 71वीं एग्जामिनेशन के लिए साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसके बारे में बात करेंगे। और सिर्फ साइंस पर बात नहीं करेंगे, मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताने वाला हूँ जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सोर्स की बात कर ले। जैसे आपको मैं बता दूं कि आपका जो बीपीएससी 71वीं एग्जामिनेशन है, तो सबसे पहले देखिए बीपीएससी जो एक कमीशन है, यह कमीशन कई प्रकार की एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। जैसे आपको पता होगा सीडीपीओ, एपीओ, इसके अलावा बीईओ, इसके अलावा जैसे बात करें तो जैसे सीडीपीओ, एपीओ, बीईओ, इसके अलावा टीचर एग्जामिनेशन। तो सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद अब इसके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, जितने भी पीवाईक्यू, ऐसा देखा गया, भी एक ट्रेंड एनालिसिस किया गया कि 65 बीपीएससी जो हुआ, 66 बीपीएससी, 67 बीपीएससी, 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी और 17 बीपीएससी, इसमें देखा गया लगभग 65 बीपीएससी में लगभग 72 क्वेश्चन इस सारे पीवाईक्यू से मिला कर दिया गया। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ बीपीएससी की पीवाईक्यू की। अरे समझ में, अगर आप जो बिहार दरोगा की जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं, बिहार दरोगा में आपको पता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन होते हैं। बिहार दरोगा के प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न लगभग सेम है, लगभग, ठीक है। दोनों में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उसको भी समाहित कर लेते हो तो लगभग 80% क्वेश्चन पहुंच जाता है सिर्फ बिहार के एग्जामिनेशन की। तो समझना है कि हम अगर सिर्फ बीपीएससी की पीवाईक्यू को क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, और चूंकि आप जानते हैं सिलेबस सेम ही है, तो जैसे आप जानते हैं प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, दरोगा में पढ़ना है, पीपीएससी में पढ़ना है। अगर आप कंसेप्ट आप बिल्डअप कर चुके हैं, आपके पास फैक्ट भी है, इंफॉर्मेशन भी है और अप्लाइड जो कंसेप्ट होता है वो भी है, जब ये सब है आपके पास तो आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप अलग अलग इंस्टीट्यूशन में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपका पहला जो तरीका होना चाहिए, अगर आप कंसेप्ट एक बार पूरा क्लियर कर लेते हैं, क्लास आपका कंप्लीट है, सिलेबस आपका कंप्लीट है या सिलेबस कंप्लीट होने के कगार पर है, तो आपको किसी संस्था के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले आपको, या फिर ज्वाइन करने के साथ, मैं उसके विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ज्वाइन करने के साथ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जितने भी पीवाईक्यू है उस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं बना पा रहा हूँ नहीं। अगर उस प्रकार के टॉपिक से आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपका तैयारी बेहतर ढंग का है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि अगर बीपीएससी की पीवाईक्यू क्वेश्चन को, अगर सिर्फ बीपीएससी की पीवाईक्यू, और मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा जो भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है सबकी बात कर रहा हूँ, अगर सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेते तो लगभग 65 में 72 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते थे। 66 में लगभग 65 क्वेश्चन यहाँ से आए, 67 में फिर 70 क्वेश्चन आ गए, 68 में लगभग 72 क्वेश्चन, 72 या 73 क्वेश्चन, समझना है। 69 में 74 क्वेश्चन, और 74 क्वेश्चन है एक टॉपिक, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलाकर है। ऐसे एक्यूरेट क्वेश्चन की बात करें तो एक्यूरेट क्वेश्चन 68 है, और 17वीं में 65 क्वेश्चन पीवाईक्यू से पूछे गए हैं। इसका मतलब साफ साफ मैं एक अनुमान पे कह सकता हूँ, यहाँ से जो निकल रहा है निष्कर्ष, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि अगर आप सिर्फ बीपीएससी की पीवाईक्यू को कवर कर लेते हैं तो लगभग 65% क्वेश्चन, 65% कहने का मतलब 65 क्वेश्चन, परसेंट नहीं, 65 क्वेश्चन आप एक्यूरेट कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकते हो। इसके आंसर में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। कई बार आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आप कंसेप्ट पूरा आपका क्लियर है। इसके बाद अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर लेते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आपकी 65 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो समझिए 60 क्वेश्चन क्या आपके तैयारी में एक नई दिशा नहीं दे सकता है? दे सकता है। तो ये बातें क्लियर हो गई, तो क्यों ना हम कुछ ऐसे, अभी जो समय हमारे पास बचे 2 महीने का टाइम काफी टाइम है तैयारी के लिए। अगर आप पहले से तैयार कर चुके हैं तो आपके लिए तो फिर सोने पे सुहागा है, और पहले से तैयार नहीं किए हैं तो फिर थोड़ा सा जटिलताएं आ गई। लेकिन हाँ, अगर आप अभी से दिन दुगना रात चौगुना करके लग जाते हैं तो इसमें आपका तैयारी बेहतरीन हो सकता है। डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है, एकदम पॉजिटिव रहना है और पूरी तरह काम करना है। आप जानते हैं कि अगर सूरज की तरह आपको चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। तो सबसे पहले हमारा पढ़ने का जो पैटर्न होगा, सबसे पहले हम साइंस को कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आप बेहतरीन ढंग से क्लास कर लेते हैं, इसमें जो टॉपिक होंगे, जितने भी पीवाईक्यू, सारे इसमें टॉपिक होंगे। इसके अलावा पीवाईक्यू में देखा जाएगा कि बीपीएससी किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। उस सारे टॉपिक पर हम लोग, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको मैं बार बार रिपीट करके उस पर स्टार मार्क्स लगा दूंगा, ताकि आपके टॉपिक रिवाइज हो जाए। और पूरा एक लेसन, जैसे मात्रक और बीमा लेसन, इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद
जितने भी इस लेसन से अभी तक बीपीएससी में पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे सवाल, और साथ में देखा जाए कि हाँ कुछ ऐसे टॉपिक जिसे बीपीएससी और दरोगा दोनों टच कर रहे हैं, वैसे सवाल को समाहित करूंगा। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपके सवाल भी बनाने के तरीके आ जाएंगे। और मैं सवाल ये भी बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कुछ सवाल में आप फंस रहे हैं, तो उस सवाल जैसे सवाल आप बना नहीं पा रहे हैं, समस्या हो रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो अगर यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो एग्जामिनेशन में प्रेशर दुगना होता है। और प्रेशर जानते हैं, प्रेशर और तापमान का सीधा संबंध है, कई मामले में उल्टा संबंध है। तो प्रेशर हाई तो टेम्परेचर हाई, ऐसे में कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है, तो एग्जामिनेशन में समस्या हो सकती है। तो वैसे सवाल को मैं बताऊंगा कि कैसे आप वैसे सवाल को इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर वैसे सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन सवाल सॉल्व करने का अप्रोच भी बताऊंगा, और हम दोनों मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आया क्वेश्चन आपके सामने लाया और कहा इसका आंसर डी, इसका आंसर बी, और एक दो एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि मैं क्लास में उसको डिस्कस कर चुका हूँगा, तो फिर आपको इसी डिस्कशन के आधार पर, जैसे मैं समझाया हूँ, इसी डिस्कशन के आधार पर फिर टॉपिक को सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इससे आपका टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा और एक बेहतरीन अप्रोच बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब टॉपिक को पढ़ेंगे। ये एक आइडिया हो गया। तो पीवाईक्यू हम लोग पूरा कवर करेंगे, इसमें पूरा बीपीसी जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, सभी एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू को हम कवर करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, लेसन बाय लेसन। तो सबसे पहले मैं बता दूं एक बात और, कि जो हम लोग पढ़ने वाले, मैं आपके समय का काफी कदर करता हूँ, मैं समय आपका बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले आप नोट्स तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतना समय है नहीं। आप सबसे पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, इसका पीपीटी फॉर्म ही मिल जाएगा। आप जाएंगे, प्रिंट आउट निकलवाएंगे, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपके सामने ये पीपीटी मौजूद होगा, और आप क्लास करेंगे, समझेंगे, क्योंकि आपका पीटी निकालना है, पीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेंस लिखना है नहीं अभी फिलहाल, वो तो बात की बात है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, हालांकि मेंस का टॉपिक भी नहीं है, तो जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा, इस कंसेप्ट को समझना है, फिर उस पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि पीपीटी दूंगा उसमें लिखा रहेगा। तो आप वहां से कनेक्ट करके चीजें समझ जाएंगे। जहां आपको लगता है कि मैं एक दो पॉइंट ऐड ऑन कर सकता हूँ, वहां आप ऐड ऑन कर लेंगे। तो इस प्रकार का हमारा पैटर्न होगा, और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और बहुत कम समय में। क्योंकि देखिए, अगर आप नोट्स बनाकर, एक कुछ बच्चों का मान्यता होगा कि सब मैं लिखने से मुझे याद हो जाता है, ठीक बात है, लेकिन आप समझिए 1 घंटे की क्लास करने में आपको 2.5 घंटे लग जाएगा, समय उतना है नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आपको पीपीटी फॉर्म में क्वेश्चन, ये पीपीटी मिल जाएंगे, और ये आप अपने सामने रखिए, और आप इसको जो 2 घंटे में आप एक नोट्स बनाना चाहते हैं, वो ना बना के, जो बच्चे को इस पर 71 देना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके सामने पीपीटी है, तो आप बहुत आराम से 2 घंटे में इसी लेक्चर को 2 बार 3 बार रिवाइज कर जाइए, पूरा कंप्लीट है, जो दिमाग में है और जो नोट्स में है। बेहतर तो ये कि आपके दिमाग में है। ठीक है, तो हमारा पढ़ाई शुरू हो रहा है, एकदम पूरा एनर्जी बना लीजिए, पूरा हाउ इज द जोश, हाई सर से, और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत खूबसूरती के साथ टॉपिक का अध्ययन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? तो सबसे पहला टॉपिक है राशि। लेसन का नाम मात्र को रूबी, और आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स का सबसे कॉम्प्लेक्स लेसन है। लेकिन अगर इस लेसन को आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो सवाल तो श्योर यहाँ से एग्जाम में आएंगे, लेकिन ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपका आगे का पूरा फिजिक्स एकदम बवाल हो जाएगा, पूरा मजबूत हो जाएगा। फिजिक्स से आपको कभी डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले लड़ने में, लड़ाई में हमेशा आपकी जीत होगी, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक राशि। राशि को अंग्रेजी में कहा जाता है क्वांटिटी। राशि को क्या कहते हैं? क्वांटिटी। अब एक बात बताइए, जीवन में कभी भी राशि वर्ड तो आप कई बार सुने होंगे, तुला राशि, कन्या राशि, मेष राशि, लेकिन क्या कभी क्वांटिटी सुने हैं? कई बार सुने होंगे। एक बात बताओ, तुम्हें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए? यहाँ से एक बात क्लियर हो रहा है कि क्वालिटी चाहिए मतलब गुणवत्ता की बात हो रही है, अच्छे क्वालिटी, बुरे क्वालिटी। अरे समझ में क्लियर है पूरा बात? क्वालिटी हालांकि बुरा नहीं होता, क्वालिटी अच्छे ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्वालिटी, अच्छे क्वालिटी, बुरे क्वालिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी जब भी बात करें, तो क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वांटिटी मतलब अमाउंट, कितना। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में पूछे कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, बच्चों का क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो क्वांटिटी कहने का मतलब संख्या का बात हो रही है, संख्या की, नंबर की, किसी प्रकार के नंबर की। तो समझिए इस बात को, आपको क्वालिटी चाहिए या क्वांटिटी चाहिए? जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छा क्वालिटी दूं, मात्र और बीमा को 2-3 लेक्चर में कंप्लीट कर दूं, और आपके सारे सवाल सही हो जाए, तो 3 लेक्चर में अच्छी क्वालिटी मिल जाएंगे। ये भी एक, मैं ही आज मैं बोलूँ नहीं, मात्र और बीमा का मुझे इतना जानकारी है कि मैं 20 लेक्चर दे सकता हूँ इसी टॉपिक पर। अब समझिए, एक 20 लेक्चर मैंने दिया, क्वांटिटी बढ़ा दिया, हो सकता है क्वालिटी पर काम ना करूं। तो याद रखना, क्वांटिटी मतलब संख्या, नंबर।
तो राशि क्या है? तो राशि का सिंपल सा कंसेप्ट है, राशि का साफ साफ मतलब है कि जब किसी भी टर्म को हम अगर संख्या के रूप में लिख सकते हैं, नंबर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये सारे क्या हो गए? राशि। ये इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट है। तो क्वांटिटी राशि क्या है? तो राशि याद रखना है, किसी भी पद को किसी भी टर्म को अगर हम संख्या के रूप में लिख दें, जैसे कोई बोले कि कलम कितने हैं, मैंने कह दिया 4, ये क्वांटिटी हो गया। कोई पूछे पेंसिल कितने, मैंने कह दिया 5, क्वांटिटी है। मेरे हाथ में कितने कलम है, कलम का क्वांटिटी कितनी है? 1, क्वांटिटी मतलब राशि। तो याद रखना है, किसी भी टर्म को अगर हम संख्या के रूप में लिख दें, इसे कहा जाता है क्वांटिटी। क्लियर है पूरा बात? चलिए, अब सवाल है कि संख्या के रूप में लिख दिए, अब कई प्रकार की राशि है। जैसे मैं कहता हूं 2, इसमें लगा है रेडियन, संख्या तो लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ हो सकता है, ठीक है बात, मैं समझाऊंगा क्या है, अभी समझना बस। 2 रेडियन मैंने लिख दिया 2 स्टेरेडियन, ठीक है। 2 रेडियन 2 स्टेरेडियन, मैंने लिख दिया 4 मीटर। अब मैं आपको बता दूं, 2 रेडियन लिखा हुआ है, 2 स्टेरेडियन लिखा हुआ है, ये दोनों के दोनों कोण के मात्रक हैं। अब कोण मतलब एंगल, एंगल का यूज कहाँ करते हैं? मैथ में। और मैथ में मैक्सिमम चीजें सॉल्व की जाती है फॉर्मूला से, सूत्र के माध्यम से। तो ये जो आप देख पा रहे हैं 2 रेडियन, ये जो देख पा रहे हैं 2 स्टेरेडियन, ये सारे के सारे जो आप देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार के, ये भी तो राशि हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर आ रहा है, इसमें नंबर आ रहा है, ये भी राशि है। लेकिन इस प्रकार की राशि को हम कहते हैं गणितीय राशि, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप समझ चुके हैं। गणितीय राशि कौन है? तो रेडियन, स्टेरेडियन, आगे पढ़ेंगे। इसे पूरक कोण, संपूरक मात्रक कहते हैं। संपूरक मात्रक में समतल कोण का मात्रक और ठोस कोण का मात्रक, आगे देखेंगे इसे। तो राशि की एक प्रकार गणितीय राशि, मतलब गणितीय पद को अगर संख्या में व्यक्त किया जाए तो उसे गणितीय राशि कहते हैं। अगर किसी भौतिक पद को अगर संख्या में व्यक्त किया जाए तो उसे भौतिक राशि कहते हैं। लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि सर गणितीय पद क्या है, भौतिक पद क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आराम से समझना है, पूरा एकदम याद हो जाएगा कंसेप्ट, पूरा कंप्लीट। फिजिक्स के इस लेसन के आप टीचर बन जाएंगे, आप किसी को भी समझा सकते हैं। लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो उसी अप्रोच से काम करना कि हाँ सवाल बन जाए, ठीक है, सवाल बवाल ना मचाए, आप बवाल मचा दे। तो समझिए 2 रेडियन, रेडियन क्या है? कोण है, एंगल। एंगल गणित में यूज होता है, तो अगर एंगल गणित में यूज हो रहा है, इसका मतलब गणितीय पद है। और गणितीय पद को हम किस में लिख रहे हैं? संख्या में, इसका मतलब गणितीय राशि है। गणितीय राशि चूंकि सिलेबस के पार्ट का हिस्सा नहीं, तो इस पर ध्यान देते नहीं है फिलहाल, एग्जाम में नहीं पूछे जाएगा ऐसा सवाल। अब सवाल है भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक के पद को अगर हम संख्या में व्यक्त करेंगे, क्योंकि राशि किसे कहते हैं? पद को संख्या में व्यक्त करना। भौतिक राशि मतलब भौतिक के पद को संख्या में व्यक्त करना, भौतिक राशि हो जाएगा। अब ये 4 मीटर लिखे हैं, तो 4 मीटर देखिए भौतिक राशि है, क्योंकि भौतिक टर्म को हम संख्या में व्यक्त किए, क्योंकि लंबाई एक भौतिक राशि नहीं है। समझ में? बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। वैसी राशि जिसे किसी यंत्र की सहायता से मापा जा सके, जैसे आप हवाई जहाज उड़ते हुए देखे होंगे, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है ये पता करते हैं अल्टीमीटर से। याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है कैसे पता करते हैं? अल्टीमीटर से। समुद्र कितना गहरा है, आप जानते हैं प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच बहुत गहरा है, सबसे गहरा गर्त है। तो गहराई किसी न किसी तरीके से पता किए होंगे, और गहराई पता किया जाता है फैदोमीटर से। नोट कर लेना कहीं ना कहीं, ऐसे आगे टॉपिक में आएगा। तो किसी प्रकार की ऊंचाई को पता करते हैं अल्टीमीटर से, किसी प्रकार की गहराई को पता करते हैं फैदोमीटर से। अब इंसान की गहराई पता नहीं किया जा सकता, ये नहीं कि सब मोहब्बत की गहराई माप लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो गहराई किसे मापते हैं हम? फैदोमीटर से। ऊंचाई किसे मापते हैं? अल्टीमीटर से। याद रखना है। तो किसी ना किसी यंत्र से माप रहे हैं। अभी आपके पास का दबाव कितना होगा ये मापते हैं बैरोमीटर से। और मौसम वैज्ञानिक बैरोमीटर का यूज करते हैं। कभी बैरोमीटर नीचे मतलब लगातार तेजी से नीचे खसक जाए, बैरोमीटर ऊपर उठ जाए, तो इसी से मौसम का एक अनुमान लगाते हैं और मौसम के बारे में बताते हैं। ये चीजें आगे पढ़ाऊंगा। एक आपको आइडिया हो रहा है? फिर से बताएं मुझे। अगर ऊंचाई मापना हो अल्टीमीटर, गहराई मापना हो फैदोमीटर, किसी समुद्र की गहराई, किसी स्थान की गहराई फैदोमीटर। इसके बाद याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब मापना हो बैरोमीटर, आपके शरीर का ताप मापना हो थर्मामीटर, यंत्र है ना। एक बात बताइए, अगर 4 मीटर मापना हो तो मीटर का फीता आता है, उससे माप लेंगे। तो याद रखना है, यंत्र की सहायता से अगर किसी को माप लेते हो भौतिक राशि कहलाता है। यंत्र की सहायता से माप लेते हैं। आ रहा समझ में? अब बताइए किसके सहायता से? यंत्र की सहायता से। तो मैं भौतिक राशि में कह सकता हूं कि वैसी राशि, क्या कह सकता हूं? वैसी राशि
हम लोग शॉर्ट में यूज करेंगे वैसी राशि जिसे जिसे किसके सहायता से, यंत्र के सहायता से मापा जा सके, यंत्र के हेल्प से मापा जा सके। यानी इसमें मेन पॉइंट आपको ये समझ में आ गया कि जिसे हम किसी भी मशीन से किसी भी यंत्र से माप देंगे वो भौतिक राशि होगा। क्लियर है? अब माप किसे सकते हैं, तो मैंने कहा ऊंचाई को माप सकते हैं। जैसे कई बार क्या लोगों को लगता है कि अच्छा वजन मतलब मान लीजिए बेंच है, एक प्रकार का बेंच समझते हैं, या किसी प्रकार का बेंच है, कोई आदमी है, तो हम आदमी को माप लेंगे, आदमी 5 फीट का, आदमी 5 फीट का नहीं, आदमी की लंबाई 5 फीट की है, तो हम लंबाई को माप रहे हैं, बेंच को नहीं माप रहे हैं, बेंच का हम वजन माप रहे हैं। दूध को नहीं माप रहे हैं, दूध का आयतन माप रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट गौर करना ठीक से, इंपॉर्टेंट, तो आदमी की लंबाई, लंबाई भौतिक राशि है, आदमी नहीं। बेंच का वजन, वजन भौतिक राशि है, बेंच नहीं। यहाँ तक की बात करें तो दूध, दूध की आयतन भौतिक राशि है, दूध नहीं। यानी कोई वस्तु भौतिक राशि नहीं होगा, उसका जो गुण है वो भौतिक राशि होगा। यानी याद रखना, वैसी राशि, वैसी राशि जिसे हम यंत्र की सहायता से माप सके उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। बताइए कितना टर्म कंप्लीट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में, हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। किसी भी पद को अगर हम संख्या में व्यक्त कर देंगे तो राशि हो जाएगा। राशि दो प्रकार के हो सकते हैं, एक गणितीय राशि और दूसरा भौतिक राशि। गणितीय राशि इंपॉर्टेंट है नहीं, भौतिक राशि इंपॉर्टेंट है। भौतिक राशि क्या है, तो याद रखना, या तो आप कह सकते हैं भौतिक के पद को अगर संख्या में व्यक्त किया जाए, या फिर भौतिक राशि का मतलब वैसी राशि जिसे किसी यंत्र की सहायता से माप सके, वैसी राशि जिसे किसी यंत्र की सहायता से माप सके, भौतिक राशि। कंप्लीट है कंसेप्ट। थोड़ा सा एफर्ट शुरू में लगाना पड़ता है, हालांकि मैं बार बार किसी टॉपिक को रिपीट करने के विचार में नहीं रहता हूँ, थोड़ा सा आपका एनर्जी मेंटेन रहे। अब हम आगे देखते हैं, अब बहुत आराम से कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्योंकि भौतिक राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भौतिक राशि को फिजिकल क्वांटिटी, इसीलिए इसे क्यू से डिनोट किया जाता है। किससे, क्यू से। और भौतिक राशि हम यहाँ लिख चुके हैं 4 मीटर। मैंने भी जस्ट कहा था, मान लीजिए हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, कैसे पता करेंगे, फाइगोमीटर से। कितनी ऊंचाई पे, तो ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई की मात्रक मीटर। तो जाहिर सी बात है मीटर बता सकते हैं। जैसे मैं पूछूं आपसे कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी कहते हैं आप, 8,848 मीटर कहते हैं। तो 8,848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है, 8,848 मीटर। क्लियर है? तो समझिए 8,848 मीटर। इसका मतलब इसमें एक पार्ट है वो नंबर है, और दूसरा पार्ट क्या है, मीटर, क्या एक प्रकार का यूनिट है। इसका मतलब क्वांटिटी लिखने के लिए आप दो टर्म का यूज करते हैं, एक तो नंबर और दूसरा यूनिट। तो भौतिक राशि का फॉर्मूला हो जाएगा संख्या अगुने मात्रक, संख्या गुने मात्रक, संख्या गुने मात्रक। गणितीय राशि में भी संख्या गुने मात्रक, संख्या गुने मात्रक। तो भौतिक राशि अगर पूछे भौतिक राशि को कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे सवाल था ना कि भौतिक राशि क्या है, तो भौतिक के पद को संख्या में व्यक्त करते हैं। तो व्यक्त कैसे करेंगे, संख्या और मात्रक के रूप में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी बराबर नंबर गुने यूनिट। ये आपका कंप्लीट हो गया, नंबर गुने यूनिट। अब यहाँ से अगर आप फिजिक्स जानते हो तो एक तरीका बताता हूँ, फिजिक्स में बार बार मैं यूज करूंगा, बहुत बेसिक पार्ट है। मैं पहले बता चुका हूँ, पहला क्लास में हमेशा एफर्ट लगता है बहुत ज़्यादा। आप गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो पहले गाड़ी सीखने में और स्टार्ट करने में बहुत एफर्ट लगता है, और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद फिर आराम से आप चलाते जाइए। ठीक है? तो चलिए, फिजिकल क्वांटिटी बराबर नंबर गुने यूनिट। अब हम यहाँ एक बात समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, नंबर संख्यात्मक मान और यूनिट मात्रक। अब एक बात बताइए, अगर आप फिजिक्स जानते हैं, नंबर और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है। अगर मान लीजिए नंबर की मात्रा में बढ़ा दूं, जैसे 4 मीटर था, मैंने यहाँ 6 मीटर कर दिया, तो अगर ये 6 मीटर कर दिया, तो यूनिट है, कुछ यूनिट यू ही है, तो 6 गुना यू, यानी बताइए नंबर बढ़ाया मैंने तो क्वांटिटी की मान भी बढ़ गई। नंबर का मैं मान कम करूंगा तो इसका मान भी कम होगा। ऐसे संबंध को कहा जाता है सीधा समानुपाती का संबंध, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है पूरा? अब समझिए, नंबर को फिजिक्स में मैं जानता हूँ, मैथ में मैं जानता हूँ कि क्यू ठीक है यहाँ। अगर मैं नंबर को नीचे लाना चाहूँ तो आ सकता है, और बराबर हो जाएगा यूनिट। जो बच्चे को मैं स्लो भी पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चों को समस्या हो रही है वो दुगना स्पीड करके अपने हिसाब से स्पीड को बढ़ा घटा के देख सकते हैं। क्योंकि बेसिक पार्ट है तो मुझे फट लगाना पड़ेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप कभी तैयारी नहीं किए हैं। इन बच्चों के लिए काम करो फिलहाल, और ऐसे बच्चे जो पढ़ चुके हैं स्पीड करके देख सकते हैं।
तो बिल्कुल नया चीज मिलेगा और आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से फायदा होगा। तो देखिए Q और बटा N और U है। अब एक बात बताइए, जो याद रखना है फिजिक्स में, हालांकि मैथ का कॉन्सेप्ट है, Q और U के बीच कैसा रिलेशन है, तो Q और U के बीच सीधा समानुपाती का रिलेशन जो सीध में होगा, एक सीध में होगा, ऐसे सीध में होगा, उसके बीच हमेशा सीधा समानुपाती का संबंध होगा। मतलब इस वैल्यू को अगर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगा, इस वैल्यू को घटाएंगे तो वैल्यू भी घटेगा। लेकिन बराबर की याद रखना है, जो इक्वल पार्ट है इसके उधर और एक इधर हो, और दोनों में ऊपर नीचे अगर लिखा हो, इसका मतलब दोनों में उल्टा समानुपाती का संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब है कि अगर हम नंबर को बड़ा करेंगे तो यूनिट छोटा हो जाएगा, और अगर यूनिट को बड़ा करेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। कई बार तो एग्जाम में सेम टू सेम यही सवाल पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस में। और मैं आपको बता दूं, दो एग्जाम पीसीएस में, एक आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और दूसरा छत्तीसगढ़ पीसीएस, इस दोनों का साइंस बहुत बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है बीपीएससी, जिसके क्वेश्चन के लेवल अच्छे लेवल के होते हैं। अब समझिए, इसके क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं तो तीनों एक दूसरे के क्वेश्चन को पिक आउट करते रहते हैं। अब अगर तीनों के क्वेश्चन को अगर हम देख लेते हैं पैटर्न को, तो साइंस के सवाल हम अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, लगभग 25 से प्लस सवाल आप श्योर बनाएंगे यहाँ से 100%। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप सारे के सारे सवाल बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट कुछ भूल भी जाते हैं, बिल्कुल आप लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं तो 25 तो प्लस आप श्योर करेंगे। चलिए, कोई डाउट? अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए, ये पूरा क्लियर है, Q बराबर NU, Q बटा N और U। अब चलिए, अब मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर बराबर कितना वैल्यू तो कोई बता सकते हैं? जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, इसका मतलब 2 किलोमीटर हो जाएगा 2000 मीटर। मैं जस्ट, हम लोग यहाँ कंसेप्ट एक पढ़े, हम लोग क्या कंसेप्ट यहाँ पढ़े हैं? हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं कि अगर यूनिट को हम छोटा करेंगे तो नंबर का वैल्यू बढ़ेगा, नंबर को छोटा करेंगे तो यूनिट का वैल्यू बढ़ेगा। अब यहाँ देख लेते हैं, 2 किलोमीटर, किलोमीटर और इसमें मीटर है। बताइए दोनों में बड़ा मात्रक कौन है? किलोमीटर बहुत बड़ा मात्रक है, मीटर छोटा मात्रक है। क्लियर है? अब बताइए, किलोमीटर बड़ा मात्रक है, मतलब यूनिट का वैल्यू बड़ा है, और यूनिट का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो नंबर का वैल्यू छोटा होना चाहिए। देखिए, नंबर छोटा है, इसके साथ 2, यूनिट बड़ा है, नंबर छोटा। अगर इसी के वैल्यू को लिखते हैं 2000 मीटर, तो देख लीजिए, मीटर क्या है? छोटा यूनिट है, लेकिन इसके साथ नंबर है 2000, बड़ा है। इसका मतलब साफ साफ याद रखिएगा कि नंबर और यूनिट में उल्टा रिलेशन है, नंबर और यूनिट में उल्टा रिलेशन है। नंबर बड़ा, यूनिट छोटा, यूनिट छोटा, नंबर बड़ा। सेम बात है, यूनिट बड़ा, नंबर छोटा, मतलब उल्टा होगा कुल मिलाकर बात। चलिए, इतना में कोई डाउट? इससे कई बार सवाल बने, कई सवाल में यूज करेंगे आगे, बहुत बेहतरीन सवाल। चलिए, कंप्लीट है आगे। भौतिक राशि, वैसी राशि जिसे यंत्र की हेल्प से मापा जा सके। लेकिन सवाल है, मापने की आवश्यकता क्यों है? इंपॉर्टेंट सवाल, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके कई रीजन है। जैसे आप अपने बिहार से अगर बिलोंग करते हैं, तो मैं बिहार से ही बिलोंग करते हूँ मैक्सिमम बच्चे, तो देखते हैं कई बार कि हम लोग ये नहीं बता पाते कितना। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कितना खुश हैं, आप इसे एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि एग्जैक्ट बताया भी नहीं जा सकता। आप कितना उदास है नहीं बता सकते, एग्जैक्ट बताया भी नहीं जा सकता। आप कैसे अपनी इमोशन को कैसे व्यक्त करेंगे किसी मात्रा में? ये मात्रा थोड़ी है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब कई लोग बता सकते उसमें नहीं बता पाते हैं। जैसे शादी वगैरह का मतलब सीजन चलता है, लगन का टाइम, उसमें कई बार पूछेगा कि कोई लड़का है, वो कैसा है, तो लंबा है। मतलब कई बार गांव की महिला से सुनेंगे लंबा है, मतलब मोटा है, पतला है, तो पतला है लिख लिख। अब इसका क्या मतलब हुआ? कई बार पेट में दर्द हुआ होगा तो कई बार डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पूछता है मतलब कैसा दर्द हो रहा है, जोर से और कि हल्का दर्द हो रहा है। तो आप कई बार बोले होंगे, ऐसा सुने होंगे कि मीठा मीठा दर्द हो रहा है, सुने ऐसा? तो मीठा मीठा दर्द का क्या मतलब है? पेट गुरु गुरु कर रहा है, इसका क्या मतलब है? समझना है। तो मापन इसलिए जरूर कि हम एग्जैक्ट बता सके। अब शरीर गर्म में कितना गर्म है कैसे पता करेंगे? थर्मामीटर से। तो एग्जैक्ट पता करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जो व्यापार वगैरह करते हैं उसमें मापन की आवश्यकता होती है। कैसे हम समझाते हैं, देखिए, इसमें है बिग फ्रूट्स है, बड़े फ्रूट्स हैं, इसमें देखिए नॉर्मल फ्रूट्स हैं और स्मॉल फ्रूट्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैं मान लीजिए सेब बेच रहा हूँ, और बेचने क्रम में आप मेरे पास आते हैं और मैं आपको कहता हूं कि मैं एक सेब का कीमत 10 रुपए रखा हूं, 10 रुपए में सेब दे रहा हूं, आप क्या करेंगे?
10 रुपये में अगर आप सेब ले रहे हैं तो आप मैक्सिमम कोशिश करें कि हाँ बड़े आकार का जो सेब है वो मैं ले लूँ। तो जो लोग पहले आएंगे वो बड़े आकार के सेब को पहले ले लेंगे। बाद में जो आएंगे लोग वो छोटे आकार के सेब लेंगे। हालांकि अगर वो देख चुके हैं कि बड़े आकार के सेब मिलते हैं तो कुल मिलाकर बात है छोटे आकार के सेब तो कोई नहीं लेंगे। तो बताइए व्यापार में दिक्कत हुआ नहीं। इसीलिए इस प्रकार के ट्रबल को दूर करने के लिए एक व्यवस्था लाई गई। ऐसे जितने भी सामान है सभी प्रकार के वस्तु में आ सकती है इस प्रकार की समस्याएं। तो इस प्रकार की समस्या को दूर करने एक नया कंसेप्ट लाया गया कि क्यों ना हम इसे मापन की विधि से यूज करें। मापन मतलब अगर मैं कह दूं कि हाँ इसे मैं 50 रुपये केजी 50 रुपये केजी बेच रहा हूँ। अब 1 केजी में जितने सेवाएं आप बड़ा लीजिए या छोटा लीजिए वजन तो सबके लिए इक्वल रहेगा। तो क्यों ना हम उस प्रकार के टर्म के यूज करें, इसलिए मापन की आवश्यकता हुई। और प्राचीन काल से सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इस सभी सभ्यता में मापन की पद्धति थी। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि लोथल एक जगह है जहाँ से हाथी के एक दांत मिले हैं। वो मापन की जो 16 के अंश में माप की जाती है वो मापन की एक पैमाना है। पढ़े होंगे आप वहाँ देखेंगे बाटी भी मिला है, बटखरा वगैरह, चुनमुद्र से मिला है बटखरा वगैरह, तो आप पढ़े होंगे। तो मापन की पद्धति तो सिंधु घाटी सभ्यता में थी। और आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर नियोजित व्यवस्था थी और व्यापार में काफी समृद्ध थी। इसमें आंतरिक व्यापार बाह्य व्यापार भी पॉसिबल थे। मेसोपोटामिया से इसका व्यापार था, सुमेरियन सभ्यता से। तो आप समझ सकते हैं कि बिना मापन का तो व्यापार पॉसिबल नहीं है। तो मापन की पद्धति तो बहुत प्राचीन काल से होती आ रही है। अब प्राचीन काल से होती आ रही तो किस प्रकार से यहाँ से सवाल पूछे गए हैं और आप अभी थोड़ा सा टॉपिक देख लेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। चलिए ये हमारे एसआर के हैं किंग, हालांकि हेनरी क्वीन थी तो उनके आगे किंग लगाना जरूरी है। मैं समझाऊंगा टॉपिक रिलेटेड है। चलिए पहले बताइए किसी प्रकार के टॉपिक में किसी प्रकार का डाउट। हालांकि ज्यादा टॉपिक अभी पढ़े नहीं है, एक बार रिकॉल करना है। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटी में एक टर्म आपको याद रखना है, नंबर बड़ा तो यूनिट छोटा, यूनिट बड़ा नंबर छोटा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मापन की आवश्यकता के ऊपर वो आप देख चुके हैं। अब है सभ्यता। तो किसकी सभ्यता में तो मैं अभी बता चुका हूँ। जो सभ्यता जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद याद रखना है मिस्र की सभ्यता, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये सारे सभ्यता में मापन की विधि प्रचलित थी। और यहाँ से कई प्रकार की सभ्यताएं, चूंकि व्यापार वगैरह अलग अलग हुआ तो यहाँ से कई प्रकार की मापन की विधि आगे जाती जाती। और सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे दुनिया में जितने देश है वो सबसे पहले अगर कोई परिपक्व हुआ, सबसे पहले डेवलप हुआ तो पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ इटली में, लेकिन औद्योगिकरण सबसे पहले हुआ इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिकरण होने के कारण व्यापार वाणिज्य में सबसे पहले स्थापत्य उसने हासिल की और व्यापार वाणिज्य सबसे पहले वही सुगम रूप से आगे बढ़ाया। तो अगर व्यापार वाणिज्य वो अगर सुगम रूप से आगे बढ़ा रहा है इसका मतलब साफ साफ है कि मापन की पद्धति सबसे ज्यादा डेवलप उसी की होगी। तो ब्रिटेन में एक बहुत प्रसिद्ध रानी हुआ करती थी जिनका नाम था हेनरी प्रथम। और हेनरी प्रथम के अगर टाइम की बात करो तो 1137 के आसपास इनका टाइम है। उस समय ये मापन की चूंकि अपने राज्य में बहुत अच्छा व्यापार वाणिज्य बना रहे इसके लिए मापन की बहुत बेहतरीन पद्धति लाए। उस पद्धति को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। उनका कहना था जैसे एसआर के आप जानते सिग्नेचर स्टेप है ये, ठीक है, हर मूवी में एक बार करते हैं ऐसे। और इस स्टेप से हमें कुछ सीखना है तो हमें ये सीखेंगे, समझना है। इसमें देखिए एक पॉइंट है जिसे कहते हैं मध्यमा, हाथ का इस उंगली को कहते हैं मध्यमा। मेरा समझ में इसमें एक पॉइंट हो जिसे कहते हैं मध्यमा। मध्यमा सबसे बड़ी उंगली होती है। अब समझिए, अब इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक जाते हैं हर्ट तक, ना कि बिल्कुल सीध, और इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट तक जाते हैं हर्ट तक, मतलब हर्ट तक, ना कि बिल्कुल सीध। तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है यार्ड। क्या कहते हैं इसे? यार्ड। एग्जाम में आ चुका है सवाल। इसे ही कहा जाता है हिंदी में गज। क्लियर है? यहां देख लीजिए तो इसे भी क्या कहेंगे, चूंकि डिस्टेंस सेम है तो इसे भी क्या कहेंगे, इसे भी कहेंगे हम यार्ड। और हिंदी में इसे क्या कहेंगे, तो हिंदी में इसे कहेंगे गज। अरे समझ में? अब देखिए गज, अब ठीक से देखा जाए तो जो पूरा कंप्लीट है पूरा, ये लगभग है 3 फीट का। तो अगर आपसे पूछे, जैसे याद रखना ये वाला अगर पूरा देखिए 3 फुट, देखिए दो वर्ड है, एक है फुट और एक है फीट। फीट प्लूरल है और फुट सिंगुलर है तो हम लोग मैक्सिमम टाइम फुट ही यूज करेंगे। तो मान लीजिए कि गज है, याद रखना यहाँ 3 फुट है,
फुट का मतलब जो हेनरी के जो क्वीन हेनरी उनके जो पैर थे, पैर की जो लंबाई थी, उसी लंबाई को फुट कहा गया, याद रखना है। आप जानते हैं फुट मतलब पाँव, तो उनका जो पाँव था, समझना इस बात को, जैसे उनका पाँव ए है 1, उनका पाँव ए है 2, उनका पाँव ए है 3, 3 पाँव के बराबर था, इसे कहा गया 3 फुट। यानी आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे 1 यार्ड या 1 गज में कितने फुट होते हैं, तो 3 फुट। कोई डाउट? अब जब इधर 3 फुट है तो 1 गज में इधर भी कितना होगा, 3। क्लियर है? अब समझिए 3 फुट 3 फुट। अगर आपसे पूछे 2 गज, इधर 1 यार्ड इधर 1 यार्ड, सवाल है इसे यार्ड क्यों कहा गया? यार्ड इसलिए कहा गया, याद रखना है, समझिए इस बात को। यार्ड मतलब होता है कि जैसे एक होता है घेराबंदी, और घेरने के लिए, घेरने का एक हिस्सा उसे यार्ड कहते हैं, घेरने का एक हिस्सा जिसे यार्ड कहते हैं। यार्ड वगैरह ट्रेन में भी कई बार, रेलवे जंक्शन पे कई बार यूज होते हैं यार्ड। यार्ड मतलब सामान के रखने की जगह। तो इसे समझिए, इसे क्या कहेगा, यार्ड कहा गया। ठीक है, यार्ड यार्ड, तो 3 फुट इधर 3 फुट इधर, दोनों को मिला लेते हैं, तो दोनों को मिला लेते हैं अगर एक यार्ड को, इसे कहा जाता है फैदम। हम लोग सब वैल्यू लिखेंगे, एग्जाम में आता है कि 1 गज में कितने फीट, 1 गज में कितने फीट, 1 फैदम में कितने फीट। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ, स्पीड बढ़ा सकता हूँ, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि आपको चीजें याद हो जाए, बार बार रिवाइज ना करना पड़े, क्योंकि आपके पास रिविजन का ज्यादा टाइम है नहीं। तो चलिए बताइए, 1 गज में कितने फुट, 3 फुट, गज में 3 फुट, दोनों गज को मिला ले तो कितने हो जाते हैं, 2 गज, और दोनों गज को मिला ले तो उसे क्या कहते हैं, 1 फैदम। अगर आपसे पूछे 1 फैदम में कितने फीट, तो 1 फैदम में 1 तो किलो होगा 2 गज, और 1 फैदम में कितने फीट, तो आप कह सकते हैं 3 फुट, 3 फुट बराबर 6 फुट, 6 फीट कह दीजिए, कोई समस्या नहीं। इंग्लिश के टर्म में दोनों में डिफरेंस है, फिजिक्स में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो चलिए बताइए, कोई डाउट इसमें? तो मैं यहाँ से इतना तो बता सकता हूँ लंबाई के बारे में, कि यहाँ से इतना मैं समझ गया कि अगर इतना, अच्छा एलिजाबेथ के, हेनरी फर्स्ट के टाइम पर सब कुछ हो रहा है, तो अगर कोई पूछे सिंपल बात, तो सबसे पहले मुझे क्लियर हो गया 1 गज। तो आपको याद रखना है, आपके शरीर का भी देख लीजिए ठीक से, तो मतलब नोज का मिडिल पॉइंट है, टुंगी कहते हैं इसे गाँव में, तो ये पॉइंट है, आप इधर देख लीजिए, तो ये जो अंतिम पॉइंट है वहां से यहाँ तक का 3 फुट है, इसे 1 गज कहा जाता है, 1 यार्ड, इसे 1 यार्ड कहा जाता है, 1 गज। अब समझिए ठीक से, तो 1 गज में कितने फुट, तो 1 गज में हम लिख सकते हैं 3 फुट। ठीक, उसके बाद 1 गज में 3 फुट, उसके बाद एक बड़ा टर्म आ जाता है जिसे कहते हैं फैदम। फैदम के लिए घेरा, जैसे देखिए, एक घेरा का एक हिस्सा, घेरा का एक हिस्सा, दोनों को मिला ले तो इसे घेर सकते हैं, किसी को अपने मतलब कब्जे में ले सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है घेरा, इसी को अंग्रेजी में फैदम कहते हैं। ठीक है, तो फैदम, FATHOM, फैदम सुने होंगे आप, तो फैदम मतलब घेरा। तो इसके लिए देखिए, 1 गज में 3 फुट, तो क्या आप जानते हैं फैदम में कितने, 2 गज, तो कंप्लीट कितना हो गया, 1 गज में 3 फीट, 2 गज में कितने, 6 फीट। इसका मतलब 1 फैदम में 6 फीट होते हैं। इस बार पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है, मैं आपके सामने पीओ को रोकूंगा तो आपको दिखाऊंगा। चलिए बताइए, इतना कंप्लीट। क्योंकि शाहरुख खान का सिग्नेचर स्टेप आप याद रखें, तो यहाँ से सारा सवाल बन जाएगा आपका। ये हो गया कंप्लीट। अब एक बात समझिए आगे, पूरा याद हो गया, 1 गज 3 फुट, फैदम 2 गज 6 फीट। अगर फैदम को जैसे शाहरुख खान ने है, तो हेनरी फर्स्ट के टाइम पर जो व्यक्ति को रखा गया था, इनका प्रमुख सेनापति था। ठीक है, और हेनरी फर्स्ट के जो फुट का साइज ये है, और इनका प्रमुख सेनापति था, उनको क्या किया गया कि उन्हीं के साइज के व्यक्ति को, उनके जो, याद रखना इंग्लैंड के जो व्यक्ति लंबा चौड़ा मतलब हट्टा कट्टा 3-4 कट्ठा के होते हैं, तो वैसे व्यक्ति को हेनरी फर्स्ट का जो एक खेत खलिहान था पूरा, उस खेत खलिहान में जो बड़ा जमीन का भूखंड था, टुकड़ा था, उस टुकड़ा में मतलब टुकड़ा में खड़ा किया गया लोगों को। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, तीसरा व्यक्ति, अब एक व्यक्ति हाथ ऐसे फैलाए हुए है, तो कितना है, 1 फैदम, दूसरा व्यक्ति फिर 1 फैदम, तीसरा व्यक्ति फिर 1 फैदम, यानी टोटल 11 व्यक्ति जब खड़ा हुआ तो उनका एक भूखंड पूरा कंप्लीट हो गया। तो एक भूखंड में कितने व्यक्ति खड़े हैं, 11 व्यक्ति खड़े हुए। अब बताइए, एक व्यक्ति 1 फैदम का बाहें फैलाता है, शाहरुख खान कितने फैदम का बाहें फैलाता है, 1 फैदम का, तो 11 व्यक्ति कितने फैदम का बाहें फैलाएगा, 11 फैदम का। तो याद रखना है, उस भूखंड का जो लंबाई पूरा बना कितना बना, 11 फैदम, और जो 11 फैदम है इसे ही कहा गया चेन। याद रहेगा, इसे क्या कहा गया, चेन। तो एक टर्म हम फिर लिखेंगे, गज तो 3 फुट का, फैदम 2 गज या 6 फीट का, और फैदम को अगर हम 11 फैदम मिला दे, कितना मिला दे,
11 फायदम तो कितना हो जाएगा, एक चेन। एक चेन को एक चेन ना लिख के मैं चेन लिखता हूँ। कंप्लीट ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब एक चेन बन गया। अच्छा 11 फायदम में चेन बनाने से पहले बताइए 11 फायदम में कितने गज होंगे, तो चूंकि एक फायदम में 2 गज तो 11 फायदम में कितने, 22 गज। और 11 फायदम में 22 गज एक चीज है, इसे क्या कहेंगे हम, एक चेन कहेंगे। आराम से सोचिए, इतना टफ है कि लोग इस टॉपिक को काट लेते हैं। एक दो आपको नमूना आंकड़ा बता देंगे कि हाँ इतना इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, 1 फीट बराबर इतना मीटर, 0.030 मीटर, ऐसे बता देंगे। एक दो आंकड़ा याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन नहीं होता, आप एग्जाम में फंस जाते हैं। यहाँ अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं आपके सारे सवाल बन जाएंगे। तो जल्दी से एक बार गौर से देखिए, इतना कंप्लीट है। एक बार इस डायग्राम को ऐसे बना लेना है, शाहरुख खान नहीं बनाना है, एक डायग्राम बना लेना है। आप लिख लेना है 3 फीट यार्ड यार्ड दोनों को मिला लेना है, फायदम 2 गज बराबर एक फायदम में 6 फीट, बात खत्म। उसके बाद इतना तो कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद 11 फायदम, 11 व्यक्ति को खड़ा करेंगे, तो 11 व्यक्ति को खड़ा करेंगे तो क्या बन जाएगा, चेन। 11 व्यक्ति को खड़ा किए, 11 फायदम मतलब 22 गज बराबर एक चेन, बात खत्म। चेन जो था, चेन वास्तव में अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं, फोटो में नहीं लगा पाया, तो चेन सिक्कर जैसा होता है। और अभी भी आपके गांव में जो अमीन आते हैं वो चेन लेकर आते हैं, और उसी चेन से भूखंड की लंबाई मापी जाती है। उन्हें की शादी में चेन चाहिए, और नहीं, चैन होता है, याद रखना है, चेन भूखंड की लंबाई मापने के लिए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि चेन किसका मात्रक है, तो चेन याद रखना है किसकी मात्रक है, चेन मात्रक है लंबाई का, कंप्लीट। और एक चेन में आप आराम से बता सकते हैं कितना गज, 22 गज। 22 गज तो इसका मतलब फीट भी बता सकते हैं, एक गज में 3 फीट, इसका मतलब 22 गज में 66 फीट। आप आराम से ये आंकड़ा याद रहता तो बन जाएगा। कितने फायदम, 11 फायदम, तो चेन कंप्लीट। अच्छा एक बात बताइए, जो 11 व्यक्ति खड़े थे, 11 फायदम, उसे एक चेन कहा गया। एक चेन का एक सिक्कर बना लिया गया, मतलब लोहे का एक पूरा बना लिया गया। अब वो जो एक चेन है, वैसे 10 चेन बना के, बड़ी बड़ी भूखंड थी, तो 10 चेन बना के, जैसे एक चेन है, एक चेन है, एक चेन है, 10 मतलब 10 अलग अलग चेन बना के उसको एक साथ मिला लिया गया, और उसे कहा गया फलार्ग। क्या कहा गया, फलार्ग। फलार्ग मतलब बहुत बड़ा भूखंड, फलार्ग मतलब बहुत बड़ा भूखंड को मापने वाला यंत्र। तो 10 एक चेन है, अगर हम 10 चेन कर देते हैं, कितने चेन, 10 चेन, तो 10 चेन हो जाएगा एक फलार्ग। अब एलिजाबेथ के पास जो भूखंड थी प्रॉपर ए, तो मान लीजिए एक फलार का है, और उनके पास जो बैल है, जो खेत को जोत रहा है, समझिए, तो जोतने जोतने में 8 चक्कर लगा दिया बैल, बिल्कुल नहीं थका, मतलब 7 चक्कर तक नहीं थका, 8वें चक्कर में थक गया। थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है लोग का मापन बनाने का, लेकिन आपको तरीका थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो 8 चक्कर लगाने के बाद, 8 चक्कर लगाने कहने का मतलब साफ समझिए इस बात को, एक बार गया इसको एक काउंट किया गया, एक बार इसको एक काउंट किया गया, यानी कंप्लीट एक चक्कर है, एक चक्कर है, ऐसे करके 8 चक्कर, यानी कंप्लीट लंबाई कितना बार कवर हुआ, 8 बार। अब 8 बार लंबाई कवर हुआ, एक को फलार कहा गया, तो 8 फलार इसी को कहा गया एक मील। क्या कहा गया, एक मील। तो एक फलार्ग 10 चिन्ह बराबर एक फलार्ग, उसके बाद 8 फलार्ग को 8 फलार्ग को 1 माइल या 1 मील कहा गया। नॉटिकल में दूसरा पार्ट होता है। अब इसे आप जल्दी एक बार क्लास को रोक के और एक बार इसे जल्दी दिमाग में घुमाएंगे और एक बार रिवाइज करेंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से सवाल बनेंगे। मैं यहाँ से प्रॉपर एक सवाल लिखूंगा, उसका आंसर निकाल के दिखाऊंगा। जल्दी बताइए, इतना कंप्लीट और आपको याद रखना पड़ेगा। ये 1 गज बराबर 3 फुट, देख लीजिए, एक फायदम बराबर 2 गज 6 फीट, उसके बाद 11 फायदम जिसे 22 गज कहते हैं, 66 फीट कहते हैं, एक चेन। अगर आपको याद है, घबराना बिल्कुल नहीं, मैं एक सवाल लिखूंगा और आप सही कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट है पूरा। अब एक मैं सवाल लिखता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, नहीं मिटाने के बाद समस्या हो सकती है, एक काम करते हैं, इसे मिटाता हूँ। और एक सवाल क्वेश्चन है, 1 मील में कितने, अब कितने क्या, तो मैं ये जानना चाहता हूँ 1 मील में कितने फायदम, 1 मील में कितने फीट, 1 मील में कितने चेन, मतलब सब कुछ के बारे में बताइए। तो अगर ऐसा सवाल कभी आ जाता है एग्जाम में, तो सोचना बिल्कुल नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं। सोचना तो है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, घबराना नहीं है। इमरान खान का लाइन आपको याद है ना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए
कुछ अच्छी बात हम दूसरों से भी सीख सकते हैं। चलिए, तो 1 मील का क्या होगा वैल्यू? सबसे पहले 1 मील समझिए, 1 मील के करीब वैल्यू कौन है? तो मील से छोटा थोड़ा सा देखिए, क्रम से देखते हैं। गज, सबसे पहले फीट, फीट से गज, गज से फैदम, फैदम से चेन, चेन से फलाट और फलाट से मील। हम उल्टा जा रहे हैं, तो 1 मील में अब यहाँ बिल्कुल नहीं देखना है 1 मील में कितने फलाट। तो मैंने बताया था 8 चक्कर, 8 चक्कर मतलब 8 फलाट, 8 फलाट को 1 मील कहते हैं। इसका मतलब 1 मील में सबसे पहले हम लिखेंगे 8 फलाट। ठीक है, अब 8 फलाट है, फिर सोचिए 8 है तो 8 गुना, अब फलाट, एक फलाट में कितने चेन, क्योंकि फलाट के बाद चेन आता है, तो 8 फलाट, एक फलाट में 10 चेन, तो हम लिख देंगे 10 चेन। इसे छोटा करते जाइए, सब कुछ निकल जाएगा। अब देखिए, कोई पूछे 1 मील में कितने फलाट, 8 फलाट पता चल गया। 1 मील में कितने चेन, तो देखिए 8 दहाई 80, 80 चेन, क्लियर। अब देखिए इसको और छोटा कीजिए, 8 गुने 10 जो पहले से है, और एक चेन से, अब चेन से छोटा क्या होता है, सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, देखना नहीं बिल्कुल, वो तो देख चुके हैं आप लोग। तो याद रखिए, सबसे पहले हम लोग चले थे, तो याद रखना 11 लोग खड़े हुए थे, 11 लोग खड़े तो तब जाके चैन मिला था, याद रखना है। तो चेन करने के लिए 11 लोग खड़े हैं, एक को फैदम कहते हैं, 11 लोग को 11 फैदम, तो हम कह सकते हैं 11 फैदम। अब जैसे ही फैदम आया तो देख लीजिए, मील को हमने फैदम बदल लिया। अगर क्वेश्चन पूछे 1 मील में कितने फैदम, यही तरीका से बदल लेंगे, डायरेक्ट एक्यूरेट याद रखेंगे, आपको याद नहीं होगा। तो 1 मील में कितने फैदम, तो देख लीजिए, आप गुना कर सकते हैं, 11 × 88, 88 दाएं 880, तो 880 फैदम हो गया, मतलब लिख देते हैं हम 880 फैदम। ठीक है, अब एक बात होती है, अगर 880 फैदम है, हम जानते हैं एक फैदम में 2 गज, अगर गज में बदलना हो तो 880 गुने 2 गज, देखिए गज में बदल गया, और कितना हो जाएगा 880 गुना 2 1760, सीसेट का तैयारी तो किए होंगे आप, 1760 गज। फीट में बदल सकते हैं, देखिए अब ये आपको खुद बदलना है, 1760 और गुना 1 गज में कितने फीट, 3 फीट, इतना तो आप कर सकते हैं ना, 36 के 18 8, 17 के 51 का 52, 80। अब बताइए, 1 मील में कुछ भी पूछे, आप बता सकते कि नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं। 8 फलाट ए आप निकाल सकते हैं, एक वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, मैं आपको लिख देता हूँ, याद कर लेंगे, वो भी निकाल सकते हैं, आगे निकाल लेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है, जैसे आप दरोगा वगैरह के फिजिकल का एग्जाम देते हैं, आप उसमें दौड़ते हैं, उसमें दौड़ा जाता है 1 मील, ठीक है, स्थलीय मील, और उसका जो वैल्यू होता है 1 माइल का वैल्यू होता है 1.852 किलोमीटर, सॉरी 1.6 किलोमीटर स्थलीय मील है। और एक होता है नॉटिकल मील, याद रखना है, क्या, नॉटिकल। तो नॉटिकल मील अगर बोले, इसका वैल्यू है 1.852 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, एकदम याद रखना है, ठीक है। तो स्थलीय मील की बात करें, हालांकि स्थलीय मील, अगर क्लियर वर्ड बोले स्थलीय मील, तो इसके लिए कई बार टर्म आ जाते हैं 1.152 किलोमीटर। स्थलीय ना बोले, सिर्फ मील बोले तो याद रखना 1.6 किलोमीटर, नॉटिकल मील बोले तो 1.852 किलोमीटर। इतना अगर आप याद करते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम। कुछ चीजें आगे टर्म जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे बताऊंगा, और आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना आप नोट कर लिए, नोट आपको नहीं करना है, कहने का मतलब मेरा हिसाब से माइंड में आप नोट कर लिए, आपके माइंड में है चीजें। तो एक बार नॉटिकल मील, तो आप ट्रिक के लिए याद रख सकते हैं, नॉटिकल मील का वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है, क्यों, पानी की लहरें ऐसे ऐसे, जब आप उसमें चलेंगे तो आपकी लंबाई, जो दूरी है वो ऐसे ऐसे करके बढ़ेगी, तो इसलिए उसका वैल्यू बढ़ जाता है। एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है, एग्जैक्ट रीजन इसका अक्षांश देशांतर से रिलेटेड है, और ज्योग्राफी का पार्ट है, आपके सिलेबस में भी पढ़ना नहीं है। तो अभी आपको याद रखना है कि समुद्र में चूंकि पानी की लहरें के कारण जो मील की लंबाई है बढ़ जाती है, ऐसे याद रखना है ट्रिक से। और यह कितना बढ़ जाती है, तो याद रखना जितना मील है इसमें 200 मीटर बढ़ जाती है, 1.6 है तो 2 बढ़ा दीजिए, 1.8 किलोमीटर। तो नॉटिकल मील 1.8 किलोमीटर, नॉर्मल मील आप जो दौड़ते हैं वो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ाया जाता है दरोगा के फिजिकल के लिए, तो आपको ये तो याद रहना ही चाहिए।
इसके अलावा जो स्थलीय मील है 1.152 किलोमीटर, आपको याद रखना है स्थलीय मील। टॉपिक क्या आएगा? स्थलीय मील। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बताइए कोई डाउट? एक अलग से 1-2 पॉइंट में लिखता हूँ, आपको याद रखना है, अभी वो बार बार आगे मैं यूज करता रहूंगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 फुट को अगर मीटर में बदलना है, किसे बदलना है? मीटर में, तो आपको याद रखना है, अब खुद देखिए, मीटर में बदलना है, तब बताइए फुट और मीटर में बड़ा कौन? मीटर। तो इसमें गुना करने के लिए छोटे राशि का यूज करेंगे, क्योंकि बड़े राशि अगर बड़ा यूनिट है तो इसके साथ जो वैल्यू होगा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ वैल्यू अगर 1 है तो इससे छोटा वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ वैल्यू होगा 0.30 मीटर। 1 फुट में याद रखना है 0.30 मीटर होता है। कंप्लीट। इसी को अगर ऐसे कहे कि 1 मीटर में फुट बताइए, तो आपको गणित आता है, आप निकाल सकते हैं। एक पहले से है, आप जानते हैं मीटर, नॉर्मल मीटर को ही रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। याद रखना है फिजिक्स के लिए मैथ आना चाहिए, सिर्फ इस लेसन में कुछ सवाल करने के लिए। आगे नहीं आता मैथ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिजिक्स समझा दूंगा। मैं थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले मैं जटिल लेसन इसलिए स्टार्ट किया हूँ कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि जिसमें स्टेमिना होगा, घातक मूवीज में सुनील का डायलॉग है कि जिसके पास जिगरा होगा वही जिएगा। तो जिसके पास मैथ है, ऐसा नहीं कोई ठहरेगा, इंपॉर्टेंट है कि जिसके पास स्ट्रेंथ है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वही रहेगा। तो आपको थोड़ा सा सहना होगा, ऐसा नहीं पूरा फिजिक्स ऐसा है। ये पहला लेसन हार्ड है, और हार्ड बस आज की क्लास में लगेगा, नेक्स्ट क्लास आसान लगेगा, ठीक है? और हार्ड है नहीं, आसान लगा होगा। आपको मैथ नहीं आता होगा, सर 8 दूना 2, 8 दूना 2, 8 दूना 2 नहीं होता, 8 दूना 16 होता है, तो फिर डिफिकल्ट है। तो चलिए, 1 फुट बराबर 0.30 मीटर, ठीक है। मीटर में फीट कितने होंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर को जैसे तैसे रख दीजिए, बदलने का तरीका बताता हूँ। और इधर पहले से 1 है, आप एक मल्टीपल में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 0.30। आपको आता है दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा। आप 100 में 30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.3। और चूंकि फीट है तो फीट बराबर मीटर। आप इतना वैल्यू क्यों निकालेंगे? आप याद कर लीजिए ना, आप खुद अपने बर्थडे पे याद कर लीजिए। एक आप कभी वायर वगैरह लेने गए होंगे दुकान में, तार तो लेने गए हो, तो कई बार जो तार देने वाला हो तो ऐसे करके मापता है, समझिए ठीक से। तो 1 मीटर मापता है, तो वहां से लेकर यहाँ तक मापता है। और मैं अभी जस्ट बताया हूँ यार्ड के कॉन्सेप्ट में, इसमें देख लीजिए, मैं बताऊँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फीट होता है, ठीक है? अब समझिए 3 फीट के आसपास है, यानी 1 मीटर तार लाने जाते हो 3 फीट के आसपास है। देख लीजिए 1 मीटर बराबर 3 फीट, 3.3 फीट, क्लियर है? तो एक वैल्यू आपको याद रखना है, एक याद रखना है सेंटीमीटर बराबर। सेंटीमीटर में क्या, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। 1 सेंटीमीटर पर 0.39 इंच, याद रखना 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच, और वही 1 इंच बराबर निकालेंगे कितने सेंटीमीटर, तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर। ये भी आप इस तरीके से, जो तरीका होता है वहां से निकाल सकते हैं। जल्दी से एक बार इसे अपनी आंखों में खूबसूरत नैनो में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? चलिए कंप्लीट है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, मैं हट सकता हूँ। चलिए कोई डाउट? हाउ इज द जोश? हाई सर। अगला टर्म, अब देख लीजिए, जो इसमें एक टर्म था, 1 मिनट में छूट गया, मैंने छूटा, एलिजाबेथ छूट गया। तो ये चीजें हेनरी के टाइम पर सब चीज चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एलिजाबेथ जब आए तो कहा जाता है एलिजाबेथ के बारे में कि एलिजाबेथ एक समय लगभग 14 राष्ट्रों की रानी थी। सोचिए क्या रानी है, 14 देशों की रानी, समझ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, पश्चिमी और पूर्वी दोनों सभ्यता में उसका राज था। तो एलिजाबेथ अपने टाइम पर व्यापार वाणिज्य में बहुत समृद्ध हो गई, और व्यापार वाणिज्य उस समय मैक्सिमम होता था नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम का, ठीक है, वजनदार चीजों का। आप जानते हैं हमारे यहाँ से सोना चांदी सब गया, और वहां मापने की पद्धति थी जिसे कहते थे पाउंड। तो इसलिए एलिजाबेथ वजन और आयतन पर ज्यादा ध्यान दी। और हालांकि लंबाई में सेम टू सेम हेनरी फर्स्ट ने जो यूज किया, बस सेम टू सेम उनका यूनिट यही चला लंबाई में, लेकिन द्रव्यमान के लिए उन्होंने अलग अलग यूज किया राशि। जैसे द्रव्यमान के लिए यूज किया, आप देख रहे हैं वास्तव के संजय तत्व, एमा 50 तोला, सुने होंगे। तो ये जो तोला है, एक नया चीज इन्वेंट हुआ है द्रव्यमान के लिए, एक तोला। तोला किसे कहते हैं? आप तोला सुने होंगे, 50 तोला, 50 तोला, आपके दिमाग में आया वो 50 तोला बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं है। 50 तोला आपके घर में यूज होता होगा, इसी को भरी कहते हैं। 1 भरी सोना, 2 भरी सोना, यही है, क्लियर है?
अब सवाल है कि 50 तोला या 1 तोला में कितने ग्राम होते हैं। जैसे यहाँ ही देख लीजिए, आप कई चीजें बार बार सुनते हुए, गज आप पहली बार नहीं सुने, आप सुनेंगे 52 गज का मतलब वस्त्र के बारे में गाना है हरियाणा में, मैं पहन के चलूंगी, तो समझिए 52 गज। आप यहाँ से निकाल सकते हैं 52 गज में कितने फीट, 52 गज, गज के जगह 3 लगा दीजिए, गुना कर दीजिए। और 52 गज समझ रहे, सोचिए 22 गज में, सिर्फ 22 गज में एक चिन्ह हो रहा है, 1 मिनट, 22 गज में, मजा आ रहा है, चलिए 22 गज में कितना हो रहा है, 1 चिन्ह हो रहा है, तो सोचिए 52 गज में कितना चिन्ह हो जाएगा। अरे समझ में, सोचना नहीं, ज्यादा याद रखना है। तो अब यहाँ देख लीजिए, ये माप 50 तोला, 50 तोला में कितना आपको निकाल के बताना है, कमेंट कर देना है, इससे आपको तोला याद हो जाएगा। तो आप भरी कहते हैं, तो 1 तोला में याद रखना है 11.5 ग्राम, 11.7 ग्राम, कहीं कहीं 11.6 ग्राम लिखा होता है, 6-7 ग्राम होता है, तो 11.6 ग्राम लिखिए आप। एग्जैक्ट आंकड़ा याद रहना चाहिए, बीपीएससी कर देती है कई बार काम में। 11.67 या 11.6 ग्राम, तो आपको याद रहेगा। अगर 1 तोला में 11 ग्राम है तो 50 तोला में कितना, 50 गुना 11.6, अब आप निकाल लेंगे। अब समझिए ठीक से, भरी भी यही होगा, तो 1 भरी में कितना ग्राम सोना आप बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे जो आभूषण बनाने वाले जो स्वर्णकार है, सोनार है, वो कैलकुलेशन उनका थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, इसीलिए भरी को कई बार 10 ग्राम के रूप में यूज करते हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछे, अगर क्वेश्चन ऐसा जैसे बोलो सेम टू सेम पूछे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वर्णकार आभूषण को बनाते समय अपने गणना को आसान करने के लिए 1 भरी में कितने ग्राम सोना का यूज करते हैं, कितने ग्राम, तो याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ही 10 ग्राम लगेगा, नहीं तो नॉर्मल पूछे 1 भरी और 1 तोला में कितने ग्राम, तो 11.6 ग्राम, कंप्लीट। अब आप जानते होंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सुने होंगे खूब, तो हैप्पी बर्थडे टू यू जो देख रहे हैं, इसमें गाँव में बर्थडे बर्थडे बोला जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, इसका मतलब बर्थडे बर्थडे हो रहे हैं। तो देखिए ये जो देख रहे हैं, आपका जीवन रोज, आपके जीवन का खूबसूरत 1 साल घट रहा है, आप मौत के करीब पहुंच रहे हैं, इस बात का हम लोग जश्न मना रहे हैं। सोचिए कितना परिवर्तन आ गया इंसान में। तो देखिए आप जो केक देख रहे हैं, इस केक का वजन होता है, अभी भी हम लाते हैं 1 पाउंड का केक, और कई बार लगता है 1 पाउंड, 1 पाउंड कुछ नहीं है, आधा केजी से भी कम है। और 1 पाउंड में कितने ग्राम, तो याद रखना है 0.453 केजी, इसका मतलब ग्राम। और ग्राम की बात करें तो ग्राम तो 0 हटा दीजिए, ग्राम में बता दो आपको, तो याद रखना 453 ग्राम, 453 ग्राम। ये क्या हो गया, केक का वजन, केक का वजन नहीं हो गया, ये हो गया 1 पाउंड में इतने ग्राम। और 453 ग्राम मतलब 500 ग्राम के आसपास है, हाफ केजी कह सकते हैं। इसे केजी में लिखेंगे तो लिख दीजिए 0.453 ग्राम। चलिए मिल गया ग्राम, कंप्लीट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और भी हैं द्रव्यमान की मात्रक, जैसे आपको याद रखना है, एक सुने होंगे कई बार आप, वो सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेन भी है, आगे बताऊंगा ग्रेन के बारे में, लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट मात्रक है जिसे हम यूज करेंगे। पाउंड, भरी, तोला हो गया, कई मतलब मात्रक आ रहे हैं। ग्रेन, एक कैरेट, उस समय कैरेट का यूज ज्यादा होता था। आप जानते होंगे हीरा की माप कैरेट में होती है, सोना की माप भी कैरेट में होती है, और हीरे की माप जब कैरेट में होती है तो 0.2 ग्राम को 1 कैरेट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये तो ठीक है, आपका कई बार ध्यान जा रहा होगा नीला ड्रम पे, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। चलिए समझिए, तो आयतन के बारे में उस समय आयतन पर मैं बता चुका, एलिजाबेथ के टाइम पर बहुत सारे इन्वेंशन हुए, व्यवहार वगैरह खूब हुए, तो नई नई मापन की पद्धति को इंट्रोड्यूस किया गया। और मापन की पद्धति को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें एक बहुत खूबसूरत मात्रक है जिसे कहते हैं गैलन। एक गैलन जो बीपीएससी बार बार पूछती है, हमारे गांव में लोग इसमें किरासन तेल भर के लाते थे पहले, तो इसमें 1 गैलन में, अब तो लोग अलग अलग माप का बना दिए हैं, 5 लीटर 10 लीटर सबके माप का बना दिए, लेकिन ये जो जब बनी थी जिसमें नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए, उसमें सबसे पहले जो एक ऑफिशियल था वो यूज होता था लगभग 3.7 ग्राम, 7 लीटर। तो 1 गैलन में कितने लीटर, 3.7 लीटर, एकदम एग्जैक्ट याद रखना, सेम टू सेम एग्जाम में ही आता है। और जो नीला ड्रम देख रहे हैं, ये नीला ड्रम एक कितनों का जीवन बनाए, तो कितनों का जीवन ले लूंगी, नीला ड्रम व्यापार के माध्यम में बहुत का जीवन बनाए। और ये नीला हो या वाइट मतलब ब्लैक हो, ये 2 रूप से होती है, इसे कहते हैं, याद रखना है, इसे कहा जाता है बैरल, ब्लू बैरल और ब्लैक बैरल, 2 टाइप के होते हैं। और आप सुनेंगे आयतन का एक बहुत खूबसूरत मात्रक है जिसे कहा जाता है बैरल।
बाय रेल, और यह होता है 159 लीटर का। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आप देखे होंगे 159 लीटर का। तो चलिए, ये हमारा आयतन का मात्रक आपको याद रखना है, ये चीजें कंप्लीट है। अब ये वैसे टर्म को मैं यूज किया हूँ एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, फैक्चुअल है, एक कंसेप्ट नहीं है, फिर भी मैं कंसेप्ट के माध्यम से बहुत हद तक मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। और इसमें ये आप समझ चुके हैं। और इस वाले टर्म में जो आप देखें अभी, इसमें प्राकृतिक गैस को भरकर और दूसरे देश से एक देश से दूसरे देश तक ट्रांसपोर्ट किया जाता था। प्राकृतिक गैस को भरकर कई प्रकार के पेट्रोल को, डीजल को, केरोसिन तेल को, इस प्रकार की गैसों को भरकर दूसरे देश में सप्लाई किया जाता था। तो इसके लिए एक मापक होना बहुत जरूरी है। द्रव्यमान के मात्रक पर, आयतन के मात्रक पर काम की। इसके अलावा समय बदलते बदलते, जिसमें बता चुका हूँ कि समस्या समय में बहुत ज़्यादा थी, और समस्या इतना ज़्यादा कि आप देख लीजिए मापन की बहुत सारी पद्धति है। एक है CGS, एक है FPS, दूसरा है MKS, उसके बाद SI यूनिट। जैसे मैं बता चुका हूँ शुरुआती क्लास में कि हम लोग कई बार कुछ भी अपने हिसाब से बता दें, एक बित्ता, कई बार कि हाँ कितना बड़ा है, जैसे किसी से पूछेगा कि कोई आदमी है कितना बड़ा होगा, मेरे से कितना बड़ा होगा, तो ज़्यादा नहीं 4 अंगूर। ये अंगूर फल है कि मात्रक पता नहीं, और 4 अंगूर ऐसे करके माप देते हैं। ये चीजें सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर ही मापी जाती थी, हिंदू के टाइम पर ही मापी जाती थी। इसे एक बलिष्ठ कहा जाता था, इसे क्यूबिट कहा जाता है, इसे क्यूबिट कहा जाता है, इसे डिजिट कहा जाता है, लेकिन अभी यूज में नहीं है। कितना पेट दर्द हो रहा है, मीठा मीठा दर्द हो रहा है, क्या मतलब इसका? तो एग्जैक्ट माप के लिए हम लोग कई सिस्टम लाए, जिसमें एक सिस्टम है CGS, एक सिस्टम है FPS, एक सिस्टम है जिसे कहते हैं MKS, एक सिस्टम है जिसे कहते हैं SI यूनिट। समझ आ रहा है? अब ऐसा अगर सिस्टम है तो ये CGS सिस्टम कहाँ चलता था, FPS सिस्टम कहाँ, MKS सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम क्यों लाया गया? क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस सारा सिस्टम पर बात हम अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में सिर्फ इतना ही नहीं, SI यूनिट लाने के बाद 2 प्रकार के मात्रक बने, जिसे कहते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ये टॉपिक आप जानते होंगे, लेकिन बेहतरीन अप्रोच के साथ, एक अलग कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। जैसे आप इन टॉपिक के बारे में भी सुने होंगे, लेकिन ऐसे कंसेप्ट के साथ अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे। मेरा अनुमान है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे बेस्ट पढ़ाता हूँ और ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता है, मैं भी प्रॉपर प्रयास ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अनुमान है कि आपके दिमाग में एक नया तरीका से ये चीजें सेट हो गई होगी, आप बदल लेंगे चीजों को, तो आप सवाल बना लेंगे किसी प्रकार से। मेरा बस यही निवेदन है आपसे कि कंसेप्ट को समझिए और सवाल बनाने का प्रयास कीजिए। तो आगे जो आप टर्म देख रहे हैं पूरा, ये चीजें कंप्लीट है। तो अगले क्लास में आप मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि, मूल राशि और जितने भी मात्रक हैं आगे, जैसे आप क्षेत्रफल, चाल, वेग, त्वरण, दाब, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, जड़त्व, आघूर्ण, सारा टॉपिक को, इतना मतलब विद्युत धारा से संबंधित जितने टॉपिक, ध्वनि से संबंधित जितने टॉपिक, सबके मात्रक निकालने का प्रयास करेंगे। उसके साथ एक ट्रिक भी देखेंगे कि कौन सदिश है, कौन अदिश, और वह ट्रिक नहीं जो कुछ टॉपिक पर लागू, कुछ टॉपिक पे नहीं। कई प्रकार के कंसेप्ट देखने का प्रयास करेंगे और आप सारे सवाल को सही कर लेंगे। मैं अनुमान करता हूँ कि चीजें आपको क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ा सा पहला क्लास था तो थोड़ा सा चीजें एक्स्ट्रा बोलनी जरूरी थी। आगे की क्लास से हम बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है, और एक अलग तरीका से बात करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक की मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।